रॉक्स होती हैं, और ये रॉक्स जो है कभी एक फॉर्म में पाई जाती है, कभी सेकंड में, कभी थर्ड में। सो ये कंटिन्यूटी में बनती हैं, टूटती रहती है। सो उसी को हम कहते हैं, पूरे के पूरे मैकेनिज्म को रॉक साइकिल या फिर रॉक्स साइकिल, इसको रॉक साइकिल का नाम देते हैं। अब इसमें हमने क्लास यही डेफिनेशन लिखी कि रॉक जो है दैट इज एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स, राइट, जिसमें से कुछ एक मिनरल जो है आपके, कुछ एक मिनरल जो है दैट आर सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, तो आपको पूरे के पूरे कंपोनेंट्स लिखा रखे से। सो रॉक किससे बनती है, दैट इज अ एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स। तो बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर आपकी रॉक्स बनती हैं। अब इसमें मल्टीपल हमने कंपोनेंट्स लिखे थे, चाहे वो एल्यूमिनियम था, सिलिका था, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, सो मल्टीपल टाइप के आपने लिखे थे। सो दिस इज एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स। अब इसमें हमने कुछ एक फैक्ट भी लिखे थे, बट हम सीधा बात है कि दो प्रकार के आपके पास रॉक्स हैं, एक है हार्ड रॉक और दूसरा आपके पास सॉफ्ट रॉक। तो हार्ड रॉक का सिंपल मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या फिर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है दैट आर वेरी हाई। सो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली अटैच है, मींस दीज आर कॉम्पैक्ट रॉक्स। इसमें कोई भी ऐसा ज्वाइंट नहीं है जिसके थ्रू से तोड़ा जा सके, मींस दीज आर मोर रेजिस्टेंट टू दी इरोजन। सो ये इरोजन को रेजिस्ट करती है, उसके ऑपोजिट चलती है। सो ऐसी रॉक जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हाई है, ये कॉम्पैक्ट रॉक्स हैं, पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फोर्सेस के साथ जुड़े हुए हैं, एंड दीज आर मोर रेजिस्टेंट टू इरोजन, उसे हम कहेंगे दीज आर दी हार्ड रॉक्स, मतलब कठोर चट्टाने से कहेंगे। सो रॉक का मतलब सिंपल है, दैट इज चट्टान। तो चट्टान जो है बहुत सारे मिनरल से, बहुत सारे खनिजों से मिलकर बनती है, और दो प्रकार की चट्टाने आपके पास, एक है आपके पास हार्ड रॉक, या फिर जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ठोस चट्टान है और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, कॉम्पैक्ट है, सघन है, ये मतलब इजीली इसे तोड़ा नहीं जा सकता, कोई ज्वाइंट नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई गैप नहीं है, और इरोजन के लिए बहुत ज्यादा ये रेजिस्टेंट है। दूसरी आपके पास जो है दैट इज सॉफ्ट। सो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट आर वेरी लेस, मींस इसमें पार्टिकल जो है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी लेस। अभी लेस होने के कारण क्या है, देयर इज अ ज्वाइंट या फ्रैक्चर्स या फिर गैप जिसके थ्रू कोई भी एजेंट ऑफ इरोजन इनको इजीली तोड़ सकता है, चाहे वो बायोलॉजिकल है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे केमिकल है। सो इजीली ये इरोड हो जाती है। सो दीज आर लेस रेजिस्टेंट टू द इरोजन एक्टिविटी। सो ये लास्ट हमने देखा था कल, लास्ट पार्ट, दैट इज ये रॉक कितने प्रकार की होती है, मतलब टाइप डिपेंडिंग अपॉन उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ये कितने प्रकार की है। नेक्स्ट आपके पास है कि इन जनरल रॉक सभी की सभी जो है इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे से अलग है, राइट। तीन प्रकार की रॉक में से अगर हम देखें तो इनकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज रिलेटिव, तो तीनों में अलग अलग है। बट ऑल्दो अगर हम देखें सो इग्नियस, जिसे प्राइमरी रॉक कहते हैं, प्लस जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये रॉक्स बहुत ज्यादा हार्ड होती है एज कंपैरिजन टू सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री दोनों से ही कम हार्ड हैं, या फिर जहां पे स्ट्रेंथ की बात करें तो दीज आर लेस इन कंपैरिजन टू इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ रॉक्स, जहां से हमने आज टॉपिक अपना स्टार्ट करना। सो दिस इज टाइप ऑफ रॉक्स। सो यहां से आपका आज का टॉपिक स्टार्ट है।
So there are three types of rocks. First is igneous. Second आपके पास sedimentary. And third is metamorphic. Igneous rocks, these are the primary rocks. जब कभी भी देयर इज अ वोल्केनिक इरप्शन तो सबसे पहले जो आपको रॉक्स देखने को मिलेंगे, दीज आर दी प्राइमरी रॉक्स. यही प्राइमरी रॉक्स जो है आफ्टर एजेंट्स ऑफ इरोजन, अब एजेंट ऑफ इरोजन अलग प्रकार के हैं और डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस के कारण ये इरोड होती हैं और इरोड होने के बाद ये सेडिमेंट्री रॉक में तब्दील हो जाती है. अगेन जो थर्ड टाइप है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो वेरिएशन है उसके कारण ये रॉक्स जो हैं इनको हम कहते हैं दीज आर मेटामॉर्फिक. सो इग्नियस रॉक को हिंदी में कहते हैं आग्नेय, और ये है सेडिमेंट्री, दैट इज तलछटी चट्टाने या फिर अवसाद. और लास्ट जो है आपका दैट इज मेटामॉर्फिक, मतलब रूपांतरित. रूपांतरित का मतलब क्या है कि इसका रूपांतरण हुआ है, मींस यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर की वेरिएशन की वजह से इसमें कुछ एक चेंजेस देखने को मिलते हैं. सो दीज आर दी मेजर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, जिसमें से इग्नियस रॉक जो है ये फर्स्ट टाइप है. और फर्स्ट टाइप का मतलब क्या है कि दीज आर ऑफ प्राइमरी टाइप्स. सो इग्नियस रॉक का आपने हेडिंग डालना है इग्नियस रॉक्स. सो हेडिंग डालिए इसका फर्स्ट टाइप. इग्नियस रॉक्स, इसमें लिखिए दीज आर दी पेरेंट और प्राइमरी रॉक्स. इग्नियस रॉक्स आर दी पेरेंट और प्राइमरी रॉक्स. सो इग्नियस रॉक्स आर दी पेरेंट और प्राइमरी रॉक्स because they were the first rocks to be formed, during the cooling and solidification of magma, और हमेशा ब्रैकेट में देयर इज लावा. सो ये जो आपकी इग्नियस रॉक्स हैं, दीज आर दी प्राइमरी रॉक्स या फिर पेरेंट रॉक्स, मींस दीज आर दी प्राइमरी रॉक्स. प्राइमरी रॉक का मतलब क्या है कि ये प्राथमिक चट्टाने, मतलब सबसे पहले यही आपको ऑब्जर्व करने को मिलती है. एंड दीज आर दी फर्स्ट रॉक्स टू बी फॉर्म ड्यूरिंग दी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा और मैग्मा. जब भी वोल्केनो इरप्ट होता है, जब भी कोई एक्टिविटी होती है वोल्केनिक, तो जब मैग्मा या लावा सबसे पहले कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है, ये जब ये ठोस में परिवर्तित होता है, तो उस टाइम पे पहली रॉक्स जो आपको देखने को मिलती है, दीज आर दी इग्नियस रॉक्स. फुल स्टॉप. और सेकंड लिखिए इसमें, सेकंड पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, पॉइंट फॉर्म में लिखिए, ज्यादा बेटर है. सेकंड पॉइंट लिखिए, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. प्रॉपर्टी है इनकी, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में ज्यादा पाई जाती है. ऑनलाइन स्टूडेंट कहीं पे कुछ रिपीट करना है प्लीज यहाँ पे मेंशन करते रहिए. सो दीज आर दी, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर की हो गया, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड द साइज ऑफ क्रिस्टल size of crystal depends upon
rate of cooling. The size of crystal depends upon the rate of cooling. Means size of crystal is directly proportional to the rate of cooling. The size of crystal depends upon the rate of cooling. Full stop. If the rate of cooling is faster, if the rate of cooling is faster, if the rate of cooling is faster, the size of crystal if the rate of cooling is faster, the size of crystal would be smaller. The size of crystal would be smaller because there is very less time for the formation of crystals, and therefore they might have small or no crystals formation, Again, igneous rocks में हम देख रहे हैं कि these are the primary और the parent rocks, जो कि सबसे पहले आपको सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग के दौरान देखने को मिलती है जब भी there is eruption of magma या लावा. ये क्रिस्टल की फॉर्म में देखने को मिलती है. मींस these are the rocks which are crystalline in nature. अब ये क्रिस्टल की फॉर्म में देखने को मिलती है. ये कह रहे हैं कि साइज ऑफ क्रिस्टल जो है ये डिपेंड करता है कि आपने किसी रॉक को कूल होने में, सॉलिडिफाई होने में कितना टाइम दिया. अगर कूलिंग बहुत फास्ट हो रही है, मींस बहुत जल्दी कूलिंग हो रही है, तो क्रिस्टल जो होगी उनका साइज छोटा होगा, बिकॉज क्रिस्टल को बनने के लिए समय उतना नहीं मिल पाया. और अगर क्रिस्टल को टाइम का मिल रहा है फॉर्मेशन, सो क्रिस्टल यहाँ पे या तो बिल्कुल स्मॉल साइज के होंगे, लीस्ट साइज के होंगे, या फिर नो, यहाँ पे कोई भी क्रिस्टल ऐसी फॉर्म में नहीं देखने को मिलेगा. सेकेंड लिखिए इसके साथ कंटिन्यू करिए. On the other hand, if the rate of cooling is slower, then there is sufficient time if the rate of cooling is slower, then there is sufficient time for the development of crystals, and hence sufficient time for the development of crystals, hence the size of crystal is larger. Example, granite. उसमें लिखा नहीं था आपने एग्जाम्पल, है ना? ये आप लिखे एग्जाम्पल. जो आपके स्मॉल क्रिस्टल्स है, मींस दीज आर बासाल्टिक. अपर जो पार्ट लिखा था आपने, जहां पे रेट ऑफ कूलिंग फास्टर है और साइज आपके क्रिस्टल का छोटा है और लेस टाइम मिल रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, उसमें आप लिखेंगे बासाल्ट. एंड व्हेन रेट ऑफ कूलिंग इज स्लो या वेरी स्लो, जहां पे सफिशिएंट टाइम मिल रहा है फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रिस्टल्स, उसमें आपका जो अमाउंट बनेगा या जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज ग्रेनाइट. सो यहाँ पे ग्रेनाइट आएगा. ठीक है जी. तो ये हो गया आपके 2 पॉइंट. तो पहले पॉइंट में आपने लिखा कि ये पेरेंट रॉक्स हैं और सबसे पहले बनती है जब भी देयर इज अ मैग्मा या फिर लावा का फ्लो,
और दूसरे में आपने देखा कि ये क्रिस्टल की फॉर्म में होती है। डिपेंड करता है कि साइज ऑफ क्रिस्टल जो है टोटली डिपेंड करता है रेट ऑफ कूलिंग। अगर कूलिंग फास्टर है, टाइम कम मिलता है क्रिस्टल की फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे लेस साइज होगा, जिसमें बासाल्ट आपका पार्ट है। अगर रेट ऑफ कूलिंग स्लो है या वेरी स्लो है तो सफिशिएंट टाइम है क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन के लिए, और उससे ग्रेनाइट की फॉर्मेशन होती है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप अभी, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पे देखिए, on the basis of depth, on the basis of depth, on the basis of depth, igneous rocks are classified on the basis of depth. Igneous rocks are classified into two parts. Igneous rocks are classified into two parts: intrusive igneous rocks and extrusive igneous rock. तो दूसरा ये कह रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ, कितनी गहराई पे ये चट्टाने, ये रॉक्स आपको देखने को मिलती है, उसके आधार पर जो आपकी इग्नियस रॉक है ये दो भागों में विभाजित है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, दूसरा है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर, द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फर्दर, द इंट्रूसिव igneous rocks are further subdivided into the intrusive igneous rocks are further subdivided into hypobasal या फिर hypobasal, and plutonic igneous rocks, hypobasal and plutonic igneous rock. So again साथ साथ में रिपीट करते रहिए, देखते रहिए। उन्होंने कहा कि गहराई के आधार पर, फॉर एग्जांपल लैंड सरफेस से या फिर अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ से लेके नीचे कहां तक ये रॉक पाई जाती है, डिपेंडिंग अपॉन इनकी डेप्थ। ये दो प्रकार की है, एक है इंट्रूसिव, एक है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मींस दीज आर इंटरनल, जो कि अर्थ के इंटरनल पार्ट में पाई जाती है। दूसरी एक्सट्रूसिव मींस दीज आर एक्सटर्नल, जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर पाई जाती है। तो दो प्रकार की आपके पास ये इग्नियस रॉक्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन इनका डेप्थ की कितनी गहराई पे ये पाई जाती है। इसी में कह रहे हैं कि जो आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं ये आगे फर्दर सब डिवाइडेड है, मतलब इनका भी खुद में पार्ट है, राइट। तो सब डिवीजन में इनके पास आपके पास दो प्रकार की रॉक्स हैं, एक है हाइपोबेसल और दूसरा है आपका प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। सो हाइपोबेसल, दीज आर नियरर टू अर्थ सरफेस, and these are found deep inside the earth. So ये deep inside the earth पाई जाती है। So आपने इसमें लिखा कि intrusive igneous rocks are further subdivided into hyperbasal igneous rocks, means hyperbasal igneous rocks जो है these are very near to earth surface, whereas plutonic igneous rocks these are found deep inside the earth। तो ये बिल्कुल अर्थ के इंटरनल पार्ट में पाई जाती है। इसका एक नॉर्मल सा डायग्राम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का सरफेस है, मींस दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसे आप सॉइल कह सकते हैं, लिथोस्फीयर कह सकते हैं, राइट। इसके नीचे देयर इज अ सब डिवीजन। सो हाइपोबेसल जो है ये अपर पार्ट में पाया जाएगा, मींस ये अर्थ के सरफेस के नजदीक है। दूसरा दिस इज प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, दीज आर डीप इनसाइड द अर्थ। और अपर पार्ट में क्या आएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, ये इग्नियस रॉक्स हैं, इसके ऊपर क्या आएगा, दिस इज
बासाल्ट। सो टॉप मोस्ट लेयर पे आपके पास बासाल्ट है। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 0, इसको 0 किलोमीटर लिख लीजिए। 0 किलोमीटर मीन्स दिस इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। सो आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स ये डिपेंड करता है। अब जितना आप नीचे जाते जाएंगे देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ क्रिस्टल्स, इंक्रीज इन द साइज ऑफ क्रिस्टल्स। अब ये समझाइए कि क्यों इंक्रीज इन द साइज ऑफ क्रिस्टल, डाउनवर्ड ही क्यों है, अपर मोस्ट पार्ट पे आपके पास इंक्रीज इन द साइज ऑफ क्रिस्टल क्यों नहीं है? मतलब जो साइज है क्रिस्टल्स का वो अपर मोस्ट से लोअर मोस्ट पार्ट पे जाकर क्यों बढ़ता जा रहा है? जो लावा है वो जल्दी ठंडा हाँ, होता है, इसलिए नीचे वाला लेट ठंडा होता है, इसलिए ग्रेन्स आइस बढ़ जाते हैं। यही है पॉइंट, क्योंकि अपर मोस्ट जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी यहाँ पे फास्टर रेट में कूल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे साइज ऑफ क्रिस्टल इज वेरी वेरी स्मॉल। जितना आप नीचे जाते जाएंगे वहां पे स्पेस है और टाइम मिला है आपके क्रिस्टल्स को कूल डाउन करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे क्रिस्टल्स का साइज आपको बड़ा देखने को मिलेगा। तो ये डायग्राम प्लीज बना लेना आप, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना है। और हाइपोवेसल एंड प्लूटोनिक, राइट? सो ये दो आपके इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के टाइप्स है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इनको एक्सक्लूसिव के साथ आपने मिक्स नहीं करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक कोई इशू, परेशानी, कुछ भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, फिर आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे और दिक्कत होगी। सो पेरेंट लॉक, फिर से दोबारा रिपीट में कर रहा हूं, ये पेरेंट रॉक हैं, सबसे पहले कूल एंड सॉलिडिफाई होती है। दूसरे में आपने कहा कि आपका जो क्रिस्टल का साइज है वो डिपेंड करता है कितना ज्यादा रेट ऑफ कूलिंग है। रेट ऑफ कूलिंग फास्टर स्मॉलर क्रिस्टल, रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा सो ज्यादा बड़े क्रिस्टल्स। दूसरे में तीसरे पॉइंट में आपने देखा कि जो आपकी इग्नियस रॉक्स है डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ, गहराई के आधार पर ये दो प्रकार की है। इसमें से एक है आपका इंट्रूसिव, दूसरा एक्सट्रूसिव। फिर हमने देखा कि जो एक्सट्रूसिव पार्ट है दैट इज बासाल्ट नॉर्मल, और जो इंट्रूसिव है ये आगे दो भागों में विभाजित है, एक है हाइपोवेसल, दूसरा है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। अब हाइपोवेसल जो है अपर पार्ट है, मींस दिस इज नियर टू द अर्थ सरफेस, दूसरा जो है दैट इज डीप इनसाइड द अर्थ। अब इसी डायग्राम में आपने देखा कि जो अपर मोस्ट पार्ट है यहाँ पे आपके पास बासाल्ट है, 0 किलोमीटर मींस दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ से नीचे मींस हाइपोवेसल नजदीक है तो हाइपोवेसल अपर मोस्ट पार्ट में आएगा, प्लूटोनिक उससे नीचे आएगा। जैसे जैसे आप बासाल्ट से या फिर अर्थ के डीप इनसाइड अर्थ अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि देयर इज अ इंक्रीज इन द साइज ऑफ क्रिस्टल व्हेन वी आर गोइंग डीप इनसाइड द अर्थ। क्लियर? थैंक यू अमनदीप एंड संजना। और किसी को कोई इशू? आज मैंने स्पीड थोड़ी स्लो रखी है, बहुत फास्ट हो जाता है फिर रिपीट करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास, बस स्लो का चक्कर ये भी है, नींद आएगी ना, नींद नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद लिखिए कितने पॉइंट हो गए? 3। अब 4th पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 4 यहां पे लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। On the basis of chemical properties, igneous rocks are of two types. Igneous rocks are of two types. So depending upon chemical property, मतलब रासायनिक विशेषताओं के आधार पर ये दो प्रकार की है कि इनका केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है। सो डिपेंडिंग अपॉन केमिकल प्रॉपर्टी दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन सी? इग्नियस रॉक्स। तो यहाँ पे नॉर्मल इग्नियस रॉक्स की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा? तो डिपेंडिंग अपॉन केमिकल प्रॉपर्टी दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो आपके पास आएगा एसिडिक, दूसरा आएगा बेसिक। और एसिडिक एंड बेसिक आपको पता है वोल्केनो में ही आपने पढ़ा है ना। एसिडिक या बेसिक क्या होता है? एसिडिक है तो यहां पे क्या होगा? देयर इज मोर कंसंट्रेशन ऑफ, अरे बताओ, मोर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिका।
एंड लेस आयरन। ये आपने जब टाइप ऑफ मैग्मा या लावा पढ़ा था, एसिडिक एंड बेसिक, वहां पे ही पढ़ा था आपने। सो अगर आपकी कोई इग्नियस रॉक है और वो एसिडिक है, मींस देयर इज अ मोर कंसंट्रेशन, वहां पे सिलिका की कंसंट्रेशन ज्यादा है और आयरन की कम है। और यहाँ पे वाइस वर्सा होगा, मींस उल्टा। यहाँ पे आप देखेंगे देयर इज मोर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड लेस सिलिका। तो यहाँ पे सिलिका कम होगा और आयरन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन इसमें केमिकल कौन सा है या फिर इसमें रसायन कौन सा पाया जाता है, तो उसके आधार पर आपकी जो इग्नियस रॉक्स हैं केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दीज आर ऑफ टू टाइप, एसिडिक एंड बेसिक। हाँ जी, एसिडिक जो है दिस इज लाइटर इन कलर, हाईली थिक, बिल्कुल सही। पढ़ रहे हैं, साथ साथ में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। सो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर पॉइंट नंबर 5 इस पे आइए। मैं आपको इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं, बाद में अब आपको क्वेश्चन दूंगा, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये आपने लिखना है, मींस आपने 3 लाइंस लगानी है टेबुलर फॉर्म में, तीनों को कंपेयर करना है, और ये आपका होमवर्क होगा। क्लास टेस्ट में नहीं डालूंगा, बहुत इजी काम है, क्योंकि यही स्टोरी लिखनी है आपने यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों में। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन, व्हाट आर द मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, तो वैसे आपने लिखना है। सो नेक्स्ट है आपके पास 5th पॉइंट। 5th पॉइंट डिपेंड करता है कि इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं कि नहीं, मींस यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं। जीवाश्म वहीं पे पाए जाएंगे, वहां पे कभी ना कभी कोई फ्लोरा या फाउना एग्जिस्ट करती है, बट ये तो मटेरियल बाहर निकल रहा है फ्रॉम वोल्केनो, सो इसमें कोई भी ऐसे फॉसिल्स नहीं पाए जाते। सो नेक्स्ट लिखिए, दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, तो इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते। दे डू नॉट कंटेन fossils, they do not contain fossils because at high temperature fossils are destroyed. At high temperature fossils are destroyed. ये करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी है भी थोड़ी बहुत यहाँ पे फॉसिल्स की, तो वो हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दे डू नॉट हैव फॉसिल्स। दिस इज द 5th प्रॉपर्टी ऑफ इग्नियस रॉक। 6th पार्ट, दे आर फाउंड इन, मतलब ये बड़े आकार में देखने को मिलेंगे, मींस दे आर फाउंड इन मैसिव फॉर्म। They are found in massive form, मतलब ये बहुत बड़े रूप में, बड़े आकार में देखने को मिलते हैं। These are found in massive form और large form, so ये छोटे आकार के नहीं होंगे, जैसे कि कंपोजिट कॉन्स वगैरह थे आपके। So this is, they are found in massive form या फिर large form, means they have larger structures, तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है वो काफी लार्जर है। सो दे हैव लार्जर स्ट्रक्चर सच एज माउंटेन्स, हिल्स। दे हैव लार्जर स्ट्रक्चर्स सच एज माउंटेन्स एंड हिल्स। अनफॉर्चुनेटली आज मैं पिक्चर नहीं दिखा पाऊंगा आपको इसमें इसकी, क्योंकि रॉक साइकिल की जो मेरी पीपीटी है वो गायब हो चुकी है। बहुत समय से मैं ढूंढ रहा हूँ और अभी मेरे को दोबारा से बनानी पड़ेगी, तो मैं आपको लेटर ऑन वो प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। बट अभी आप सिर्फ ये पॉइंट्स और अपने नोट्स बनाते रहिए। सो ज्यादातर आपकी इग्नियस रॉक्स जो है ये बहुत बड़े आकार में, बहुत बड़े स्ट्रक्चर में, मैसिव फॉर्म में देखने को मिलती है, जैसे कि कोई पर्वत या फिर पहाड़ियां। फुल स्टॉप। दीज आर दी कॉम्पैक्ट रॉक्स, these are the compact rocks, comma hard rocks,
These are the compact rocks or hard rocks, means they cannot be eroded, means they cannot be eroded easily. They cannot be eroded easily. So ये compact है, means there is absence of joints या fractures inside them, और इसीलिए इनका erosion possible नहीं है और ये easily erode नहीं की जा सकती. So these are compact and hard rocks. So ये आपका फर्स्ट पार्ट है igneous rocks के बारे में या टाइप ऑफ रॉक की अगर हम बात करें तो. अब नहीं होएगा. So पहला जो आपका प्रॉपर्टी था अगेन कि ये पेरेंट रॉक्स हैं या फिर प्राइमरी रॉक हैं जब भी देयर इज सॉलिडिफिकेशन या कूलिंग ऑफ दी आपका मैग्मा या लावा. सेकंड पॉइंट आपका क्या था, क्रिस्टलाइन है नेचर में, मींस इनके क्रिस्टल्स बनते हैं और क्रिस्टल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी रेट ऑफ कूलिंग. जितना समय इनकी कूलिंग के लिए मिलेगा उतना ज्यादा बड़े क्रिस्टल से बनाएंगे, जितना कम टाइम उतने छोटे क्रिस्टल्स यहाँ पे बनेंगे. राइट. सो दीज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. थर्ड पॉइंट क्या था, पढ़ के बताओ. डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ दीज आर ऑफ टू टाइप्स. एक आपके पास है इंट्रूसिव, फिर दूसरा है आपके पास एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव आगे फर्दर सब डिवाइडेड है हाइपा वेसल में और दूसरा आपका प्लूटोनिक. जितना नीचे जाते जाएंगे क्रिस्टल का साइज विल इंक्रीज. राइट. उसके बाद फोर्थ पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से दीज आर एसिडिक एंड दूसरा है बेसिक. एसिडिक में देर इज सिलिका मोर एंड आयरन लेस. अगेन यहाँ पे आयरन ज्यादा और सिलिका लेस. बाकी प्रॉपर्टी आपने उसमें पढ़ी है वोल्केनो के पार्ट में. फिर फिफ्थ पॉइंट, नो फॉसिल्स बिकॉज हाई टेम्परेचर अलाउ नहीं करता कि यहाँ पे फॉसिल्स प्रेजेंट रहे. लास्ट मैसिव या फिर लार्ज स्ट्रक्चर, चाहे वो कोई माउंटेन है या फिर कोई हिल है. और लास्ट कॉम्पैक्ट, इरोजन नहीं हो सकता. बस ऐसे करके आपको रिपीट करके जो आप पढ़ के जाते हैं ना यही करना होता है घर जाके. अब इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए बिकॉज ये सिर्फ इतना सा पार्ट था. और टेस्ट में भी मैं आपको नहीं कहता हूं कि पूरी की पूरी लाइनें लिखो. टेस्ट में ऐसे लिखना कि दीज आर दी पेरेंट रॉक्स या फिर सिंपल प्राइमरी रॉक्स आपने लिख दिया, मेरे को पता है कि आपको आता है. राइट. दूसरे में आपने लिख दिया क्रिस्टलाइन नेचर है. और क्रिस्टलाइन नेचर का मतलब क्या है कि ये क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं, हाई रेट ऑफ कूलिंग, लेस रेट ऑफ कूलिंग. उसके बाद डेप्थ के आधार पर इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव वैसे ही आपने लिखना है. इतना सा टाइम लगेगा आपको. जो आप बहुत बड़ा लिखते होते हैं फिर आपको परेशानी होती है, वैसे नहीं लिखना है. आप 7 पॉइंट थे इसके और 7 पॉइंट लिखने में आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे अगर आपको पूरा का पूरा लर्न है. समझ गए. और ये शॉर्ट नोट भी आपके ऐसे बनेंगे और शॉर्ट नोट आपके मतलब जो आपने टेस्ट दिया है वो टेस्ट ही आपका शॉर्ट नोट है, क्योंकि हमें तो सिर्फ आपकी पीडीएफ मिलनी है. बट अगर आप उस पेपर को संभाल के रखेंगे और रिवीजन टाइम पे यूज करेंगे, क्योंकि पूरे सिलेबस के साथ साथ में टेस्ट तो होना ही है, ये तो ऑब्वियस ही है. एवरी डे आपको टेस्ट मिलना ही है, चाहे वो आज का टेस्ट कल मिले, कल का परसों मिले. तो वो पेपर उठा के फिर आप इजिली रिवाइज कर सकते हैं. एक तो आपने बनाए थोरो नोट्स है ना, जिसमें सारी की सारी लाइनें लिख रखी हैं, पूरे डायग्राम बना रखे हैं. दूसरा टेस्ट की फॉर्म में आपके पास क्या है, एक आपका शॉर्ट नोट बनता जा रहा है. कुछ कह रहे हैं
सर एग्रीकल्चर में 3 टाइप्स होते हैं, इंटरमीडिएट रॉक वेयर सिलिका कंटेंट इज बिटवीन eruption and acidic. टेस्ट आपके चेक हो रहे हैं, अभी टेस्ट का काउंट कम है इसीलिए टेस्ट चेक नहीं हो रहे क्योंकि लेट सबमिशन आता है, राइट। मैंने आपका मान लीजिए पहला टेस्ट चेक कर दिया, फिर दूसरा टेस्ट में क्या होता है, अभी आपने फर्स्ट टेस्ट कुछ एक लोगों ने सबमिट किया है, अब मैं 3 टेस्ट आपके 15 तारीख तक के चेक कर दूंगा, फिर बाद में क्या करते हैं लेट सबमिशन आते हैं, फिर वो दोबारा से चेक करने पड़ते हैं, इसलिए इकट्ठे ही अपने टेस्ट अपलोड करो सो दैट बार बार आपके टेस्ट चेक ना करें, फिर मिसमैच हो जाता है, टेस्ट किसी और का फिर अपलोड किसी और का हो जाता है क्योंकि सेम नेम भी है। सो दिक्कत ये है कि टेस्ट जिस दिन आ रहा है उसके साथ साथ में उसको अपलोड करते जाओ। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट बताया है कि 1 पन्ना लेना है, पूरा 1 पन्ना, है ना, बाकी तो आपके एमसीक्यूज ही है वो तो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, 1 पन्ना लेना है, फ्रंट पेज पे 1 क्वेश्चन, बैक वाले पे 1 क्वेश्चन, बस इतना काम है और 15 मिनट का काम है ये, और 15 मिनट निकाल सकते हैं इजिली क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है वो ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है, ऐसा तो है नहीं कि आपको न्यू चीज दी जा रही है। सो इग्नियस रॉक, कोई इशू यहां तक, परेशानी, हंस रहे हैं आगे से, गुड, हैप्पी रहना चाहिए, समझ आए चाहे ना आए, है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, सो सेडिमेंट से बनने वाली रॉक्स मीन्स दीज आर ऑफ वेरी स्मॉल, सर मेरे तो मेन से टेस्ट गलत ही होंगे, ऐसे नहीं लिखते, आप अपने आप को वैसे ही खुद ही रिग्रेट कर रहे हैं कि मेरे मेंस के क्वेश्चन अच्छे नहीं होंगे, आप लिखना तो शुरू करिए, साथ साथ में टेस्ट हो जाएंगे चेक। सो फर्स्ट टाइप था आपका इग्नियस, दूसरा है सेडिमेंट्री। अब जब आपकी ये सॉलिडिफिकेशन हो चुका है आपकी रॉक्स का और उसके बाद वो कूल हो चुकी हैं, क्रिस्टल बन चुके हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो क्रिस्टल्स हैं ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, चाहे वो आपका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो रॉक्स का, चाहे वो केमिकल डिसइंटीग्रेशन हो या फिर बायोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन हो, राइट। तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो मेथड्स हैं उनसे ये जो आपके क्रिस्टल्स हैं इग्नियस रॉक्स के, ये इरोड होते जाते हैं। अब इरोजन का मतलब क्या है कि धीरे 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 ये स्मॉलर पार्टिकल्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तब्दील होते जाएंगे और बाद में ये सेडिमेंट्स की फॉर्म में या फिर सॉइल की फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रॉक्स जिसे आप देखते हैं कि दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिसे आप सॉइल भी कह सकते हैं, सॉइल इज आल्सो अ सेडिमेंट्री रॉक, सो उसी का एग्जांपल है। तो सेडिमेंट्री रॉक में लिखिए आप कि ओरिजिनल रॉक, ओरिजिनल रॉक का मतलब क्या है, जिसकी बात हम कर रहे हैं इग्नियस। सो ओरिजिनल रॉक आफ्टर, ओरिजिनल रॉक आफ्टर the action of external agents, original rock after the action of external agents, original rock after, क्या लिख रहे थे आप, ओरिजिनल रॉक आफ्टर दी एक्शन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स are broken down, सो जो आपकी ओरिजिनल रॉक थी या फिर जिसे आप कह सकते हैं सेडिमेंट्री, इसके ऊपर कुछ एक एजेंट्स ऑफ इरोजन ने जब काम करना शुरू किया, एक्शन करना शुरू किया, देन दे आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म sediments, broken down to form sediments, full stop. These sediments may be transported or deposited. These sediments may be transported or deposited by external agents. These sediments may be transported or deposited by external agents. So जो आपकी प्राइमरी रॉक थी या पेरेंट रॉक थी
उसका यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मींस दे आर ब्रेकिंग डाउन। और ब्रेकिंग डाउन इसका कैसे हो रहा है? दीज आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्सटर्नल एजेंट्स। अब एक्सटर्नल एजेंट्स आपके इरोजन के मल्टीपल होते हैं। सो विंड भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, सॉरी विंड हो सकता है, आपका ग्लेशियर हो सकता है, साथ साथ में आपका रिवर भी हो सकता है, दैट इज फ्लूवियल टाइप ऑफ इरोजन। सो जब ये एजेंट ऑफ इरोजन इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल एजेंट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये इस सेडिमेंट को डिपॉजिट करेंगे किसी अदर एरिया में या फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू एक्सटर्नल एजेंट्स। फुल स्टॉप। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम these sediments are compacted or cemented. Over the period of time these sediments are compacted or cemented together to form sedimentary rocks. So जब ये रॉक्स टूटने के बाद बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स या एक्शन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, जब ये रॉक्स टूट रही हैं तो ये सेडिमेंट की फॉर्म में यहाँ पे बनती जा रही है। अब ये सेडिमेंट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दीज आर कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड। सो समय के साथ साथ ये जो आपके सेडिमेंट्स हैं ये धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं, सीमेंटेड होते जा रहे हैं, मींस कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, एंड लेटर ऑन दे विल फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। Full stop. This process of formation of sedimentary rock This process of formation of sedimentary rock is known as lithification. तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू ये सेडिमेंट जो है ओरिजिनल रॉक से या फिर ओरिजिनल रॉक के टूटने के बाद, और ओरिजिनल रॉक कैसे टूट रही है? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स या फिर एजेंट्स ऑफ इरोजन। अब यही सेडिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, सीमेंट हो रहे हैं, एंड देन दे आर फॉर्मिंग दी सेडिमेंट्री रॉक्स। और सारी की सारी प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज लिथिफिकेशन। मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ये लिथोस्फीयर बनाने का काम कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। यहां तक कोई इशू, दिक्कत, परेशानी बताइए। पहले आपकी प्राइमरी रॉक्स या फिर जिसे कहते हैं पेरेंट रॉक जो है कुछ एक एजेंट्स ऑफ इरोजन की वजह से या फिर एक्सटर्नल एजेंट की वजह से उसे तोड़ा जा रहा है, उसका ब्रोकन डाउन हो रहा है, दीज आर ब्रेकिंग डाउन, एंड बाद में ये सेडिमेंट बना रहे हैं, मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बना रहे हैं। यही जो आपके छोटे सेडिमेंट्स है या कंकड़ पत्थर हैं ये ड्यू टू दी एक्सटर्नल एजेंट्स, चाहे वो रिवर इसको बहा के ले जा रही है, चाहे विंड इसको लेके जा रही है, या फिर कोई ग्लेशियर। So depending upon external agent, these are transported and deposited to other place. अब समय के साथ साथ over the period of time, these sediments are compacted, means इनको इकट्ठा किया जा रहा है। These are cementing, means एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं, and ये आगे चलकर सेडिमेंट्री रॉक को बना रहे हैं। सारा का सारा प्रोसेस जिसमें सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होती है, सारा का सारा प्रक्रिया जिसमें सेडिमेंट्री रॉक की यहाँ पे निर्माण हो रहा है, उसको आप कहेंगे दिस इज लिथिफिकेशन। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इज लिथिफिकेशन, मीन्स ये लिथोस्फीयर बनाने का काम कर रहा है। When primary rocks break into sediments, how do they recombine? क्योंकि ये सेडिमेंट जब इकट्ठे होते हैं, फॉर एग्जांपल आगे बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे पेबल्स हैं, बहुत सारे स्टोन्स हैं, और आपकी साथ साथ में मिट्टी है, ये एक नेचुरल तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। मीन्स इसमें हमने लिखा कि दीज आर
कॉम्पैक्टिंग विद ईच अदर, दीज आर सीमेंटिंग विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा मलबा आप इकट्ठा करिए, उसको एक जगह पे डाल दीजिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उसके पास बहुत सारी मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी होगी, पेबल्स इकट्ठे होंगे, तो वो एक टाइप से चट्टान की फॉर्म ले लेता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप हाईवेज बना रहे हैं, हाईवेज में क्या कर रहे हैं, कहीं से मलबा उठा के लाया जा रहा है, उसको भरा जा रहा है आपके फ्लाईओवर्स के ऊपर। अब वो एक जगह पे इकट्ठा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर आप प्रेशर करते जाएंगे, उसके ऊपर आप रोड रोलर चला रहे हैं या फिर आप क्रेन चला रहे हैं, तो वो सेटल डाउन होता जाता है। वो सेडिमेंट एक दूसरे के साथ सीमेंट होते जाते हैं, फिर वो प्रॉपर जैसे हार्ड रॉक होती है, जैसे बड़ी चट्टान होती है, वो चट्टान की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। सो ये नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपकी धूल, मिट्टी, कण या फिर पेबल, स्टोन्स एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। सो वैसे ही यहाँ पे भी ये नेचुरल तरीके से कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, और जब ये नेचुरल तरीके से कॉम्पैक्ट हो रहे हैं तो इसी को हम कह रहे हैं कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। मींस ये अपर मोस्ट पार्ट बना रहे हैं आपकी अर्थ का, जैसे कि सॉइल है, राइट। सो दिस इज दी टाइप, सेकेंड टाइप, जिसे आप कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। If soil is also a form of sedimentary rock, why does it not turn into rock? Turn into rock. Turn into rock. अगर सॉइल एक सेडिमेंट्री रॉक है तो ये चट्टान की फॉर्म क्यों नहीं ले लेती? लेगी, बट इट विल टेक टाइम। उसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। मींस उनको चेंज होने में, डिपेंडिंग अपॉन वहां पे इरोजन कैसा है और वहां पे कौन कौन से एजेंट्स ऑफ इरोजन अवेलेबल है। सो उसमें टाइम लगता है, ये कन्वर्ट होती है। दैट इज व्हाई हम कह रहे हैं दिस इज दी रॉक साइकिल। तो एंड में जब हम रॉक साइकिल देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे वन टाइप ऑफ रॉक इज चेंजिंग इनटू सेकंड, सेकंड से थर्ड एंड थर्ड से अगेन फर्स्ट टाइप में। सो रॉक साइकिल यही है पूरा का पूरा। साइकिल मींस घूम फिर के वहीं पहुंचना है। सो नेक्स्ट आप लिखिए इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, on the basis of origin, sedimentary rocks are of three types. On the basis of origin, sedimentary rocks are of three types. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि इनका ओरिजिन कैसे हो रहा है, ये कहां से किस तरह से बनती जा रही हैं, उनके आधार पर सेडिमेंट्री रॉक जो है ये आपकी तीन प्रकार की है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, राइट। पहला है आपके पास फिजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। मींस ये फिजिकल फैक्टर्स जो है उनके कारण बन रही है। दूसरा केमिकली फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ केमिकल्स। सो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। और फिजिकल जो है दैट इज बिकॉज ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस जो कि इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। एंड लास्ट है दिस इज बायोलॉजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, जहां पे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिजिन, कि इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कौन से सोर्स से ये बनते जा रही हैं, इनका फॉर्मेशन हो रहा है, उसके आधार पर आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये थ्री टाइप्स की है। सो फिजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड लास्ट है आपका ऑर्गेनिकली और बायोलॉजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। कई जगह पे ऑर्गेनिकली लिखा होगा, सो ऑर्गेनिकली इज आल्सो बायोलॉजिकल। ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इज द सिनोनिम्स फॉर ईच अदर, ठीक है। सो फिजिकल मींस यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स ऑफ इरोजन है। फिजिकल फैक्टर्स ऑफ इरोजन में सिंपल मैकेनिकल प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू रॉक्स आपकी टूटती जा रही है। केमिकल में कुछ एक केमिकल्स हैं जो कुछ एक प्लांट्स, कुछ एक आपकी स्पीसीज भी सीक्रेट करती है। सो डिपेंडिंग अपॉन केमिकल का रिएक्शन, उसके आधार पर जब ये रॉक टूटती जा रही हैं और सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होती जाती है, दैट इज केमिकली फॉर्म्ड। एंड लास्ट इज आपके पास बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल बहुत सारे पार्ट्स हैं। सो अभी जैसे आप लिख रहे थे, आपका मेन हेडिंग जो था दैट वाज, आपने फर्स्ट आपने दिया इग्नियस रॉक्स के लिए, सेकंड आपने ऐसे मेन हेडिंग डाला था फॉर सेडिमेंट्री रॉक्स, और उसी के अंदर आपका ये आ रहा है बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो यहाँ पे 1 and 2 3 है ऐसे करके चल रहा है। सो यहाँ पे ABC लिखेंगे आप इसको। ये चीज मैं समझाते बहुत जगह थक चुका हूं कि आपने मेन हेडिंग, सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग करना है, बट सब मिक्स कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ही दे दूं कि एक्सप्लेन व्हाट आर रॉक्स एंड एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज और उनकी फॉर्मेशन, सो वहां पे फिर क्या करते हैं, एक यहाँ पे मेन हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, फिर सब हेडिंग में भी मतलब मिक्स करते जाते हैं, फिर उसमें ये नहीं पता लगता कि ये पार्ट है कौन सा। सो मेन प्रॉब्लम वहां पे आती है, क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे होते हैं ना, वहां पे फिर ये दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपने मेन हेडिंग लिखा एंड देन इसमें आपने बेसिस की बात की, सो दिस इज द टाइप फर्स्ट यहाँ पे, राइट, इससे ऊपर मेन हेडिंग था, दिस सब हेडिंग, फिर ये सब हेडिंग, सो ए बी सी। सो आपने ए पॉइंट लिखना है, दैट इज फिजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। physically formed sedimentary rocks, physically formed sedimentary rocks। इसमें लिखिए these are formed due to mechanical force, these are formed due to mechanical force or disintegration of existing rocks. So these are formed due to mechanical force or disintegration of existing rocks. जो पहले से ही रॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है, मींस पेरेंट रॉक, जब उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, जब वो टूटना शुरू कर देती है, मींस एक दूसरे से उनका जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज होना शुरू होता है, सेडिमेंट एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देते हैं या फिर बिखरना शुरू कर देते हैं, दैट इज एग्जिस्टिंग रॉक का सिंपल मीनिंग यहाँ पे लिटरल मीनिंग है, दैट इज पेरेंट रॉक, मींस ऐसी रॉक्स जो पहले से प्रेजेंट है, तो पहले से जो प्रेजेंट है दीज आर दी पेरेंट रॉक या फिर इग्नियस रॉक्स। तो सिंपल इसमें ये है कि पहले यहाँ पे जो प्रोसेस होगी दैट इज मैकेनिकल फोर्स लगेगी, मैकेनिकल फोर्स मींस दीज आर डिसइंटीग्रेटिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रॉक या दीज आर डिसइंटीग्रेशन फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स, तो ये पेरेंट रॉक से टूटना शुरू कर देंगी। सो दीज आर फॉर्म ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन या फिर mechanical force of existing rocks, full stop. The sediments are broken down the sediments are broken down and then compacted. Sediments are broken down and then compacted to form clastic or physically formed sedimentary rocks, clastic or physically formed sedimentary rocks। तो सिंपल यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स के कारण या डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक्स के कारण ये सेडिमेंट जो है टूटते हैं एंड देन दे आर कॉम्पैक्टेड टू फॉर्म फिजिकली फॉर्म्ड या फिर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जांपल सैंडस्टोन, एग्जांपल इज सैंडस्टोन, क्ले, सैंडस्टोन, क्ले। सैंडस्टोन क्या होता है? सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन से क्या बना है? लाल किला। लाल किला जो है वो बलुआ पत्थर से बना है, मीन्स ये थोड़ा सैंडस्टोन जो है ज्यादातर कहाँ पाया जाएगा? ये राजस्थान रीजन है ना, हरियाणा राजस्थान रीजन, क्योंकि नियर बाय एरिया ही वहीं पे है। फॉर एग्जांपल आपके जितने भी ये राजस्थान के किले हैं, जो हवेलियां हैं, महल हैं, सारे के सारे वो रेड सैंडस्टोन से बने, रेड कलर की, जैसे कि आपका हवा महल है, राइट, तो वो भी रेड सैंडस्टोन ही आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो दीज आर सैंडस्टोन, क्ले, शेल एंड लॉइस, शेल एंड लॉइस, शेल एंड लॉइस। अब इसमें भी डिफरेंस काफी है ना।
सैंडस्टोन। दिस इज सैंडस्टोन, ये है आपका रेड सैंडस्टोन, ऐसा दिखता है ये। दिस इज सैंडस्टोन। सो दिस इज सैंडस्टोन, सैंडस्टोन ऐसा दिखता है। दूसरा क्ले। क्ले तो आपने देखी है, नहीं देखी? ये क्ले कहाँ लग, जैसे ये शीशे वगैरह हैं, ये कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए, तो क्ले से चिपकाया जाता है इनको। सो क्ले, क्ले से मूर्तियां बनाई जाती हैं, है ना, खिलौने बनाए जाते हैं। सो क्ले, क्ले को क्या कहते हैं हिंदी में? चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी कहा जाता है, ये कुछ और कहा जाता है? नहीं कहा जाता, और क्या कहते हैं? मैं तो क्ले ही सुना है। दिस इज लॉइस। लॉइस आपको ज्यादातर उन एरियाज में देखने को मिलती है जैसे कि शिवालिक रीजन है ना, वहां पे ऐसी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। अब इन पहाड़ियों में क्या है कि ये बहुत ही लाइमस्टोन की रॉक्स है, सिंपल। जैसे आपको बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंसेस ऑफ लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड जो है वो ज्यादातर आपका कहाँ पे होता है? उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में होने का कारण क्या है कि यहाँ पे जितनी भी आपकी ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन जो है मींस दिस इज चूना पत्थर, और ये इजीली इरोड हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो ये जो रॉक्स है ये बहुत ज्यादा, अगर हवा भी चलेगी फास्ट तो इसमें से धूल मिट्टी उठना शुरू हो जाती है, मींस ये इजीली इरोड हो जाती है। बारिश जब होगी तो पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे उतर आता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लॉइस। लॉइस की अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी ज्यादा अगर आप गांव के रीजन से आते हैं तो आप समझ पाएंगे। जैसे कहीं पे कोई छोटा छोटा टीला होता था ना पहले, तो क्या करते थे कि वहां से मिट्टी खोद के लाते थे, और मिट्टी खोदने के बाद जो है, पहले फर्श नहीं होता था, तो उसी मिट्टी से वो कलर कुलर बना के पूरा वो जो बेड़ा होता है वहां पे उसको लगाया जाता था। फिर जो आपके ये चूल्हे होते हैं, चूल्हे, चूल्हे में भी लॉइस को यूज किया जाता है। ये व्हाइट कलर की भी होती है या फिर ऐसे। तो यार आपने पट्टियां यूज की, पट्टियां? आप तो बड़े यंग, मतलब आप तो मॉडर्न लोग हैं। जो पहले पट्टियां होती, लकड़ी की पट्टियां होती थी ना, तो पट्टी पे लिखा जाता था पहले, फट्टियां से होती। जैसे अभी आपके पास कौन से बोर्ड चलते हैं ना, तो फट्टियां यूज की जाती थी, स्लेट यूज की जाती थी ना पहले। स्लेट तो आपने बड़ी बात कर दी हो, लक्कड़ की पट्टी होती थी, राइट। उस लक्कड़ की पट्टी को क्या करते थे, उसमें एक गाची लगाई जाती थी, गाची। आपको नहीं मालूम होगा, पुराने लोगों को पता है। हाँ हाँ, पोचा या जैसे गाची लगाई जाती थी, उससे उसको व्हाइट कर देते थे। फिर उस पट्टी के ऊपर लकड़ की एक पेंसिल होती थी, है ना, वो काली स्याही लेके उससे लिख रहे होते थे। तो वो जो गाची यूज की जाती थी ना, दैट इज ऑल्सो लॉइस, तो उसे लॉइस कहते हैं। अब तो चलो जमाना आगे बढ़ चुका है, बट सिंपल समझिए कि ये बहुत चिकनी सी मिट्टी होती है, इसका व्हाइट टेक्सचर होता है, व्हाइट भी होती है कुछ, एक येलोइश इसका टेक्सचर होता है। तो वो पूरी पट्टी को ना उससे पूरा का पूरा मतलब इट ऐसे लेप देते थे। फिर उसमें क्या है कि लिखना इजी हो जाता था। फिर उसको लिखेंगे, फिर उसको दोबारा धो देंगे, फिर दोबारा उसको लगाएंगे, फिर दोबारा लिखेंगे। सो वो टाइम है, तो उसको कहते हैं लॉइस। लॉइस आप यही समझा सकता हूं मैं आपको, क्योंकि एक्चुअल में ऐसी मिल नहीं पाएगी। हाँ जी बिल्कुल सही संजना जी, गाची, उसको गाची कहते हैं। दिस इज लसदार मिट्टी, राजस्थान बाड़मेर। सो दिस इज लॉइस। तो पिक्चर के थ्रू यही दिखाया जा सकता है कि दिस इज लॉइस। सो लॉइस हो गया, क्ले हो गया, सैंडस्टोन हो गया, दीज आर दी टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री, सॉरी दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट, हाँ जी, शेल गैस है। शेल इज अ गैस, शेल गैस, जैसे आप कहते हैं ना शेल गैस का एक्सप्लोरेशन कर रही है गवर्नमेंट, तो शेल गैस है। शेल गैस जो है इट इज अ बेस्ट सोर्स, जिससे आप मिथेन यूज कर सकते हैं। जहां पे आप एलपीजी यूज कर रहे हैं वहां पे शेल गैस को यूज करिए। इंडिया में गोदावरी, कृष्णा जो आपकी रिवर वैली है, जहां पे आपका ये एरिया है, उस एरिया में अभी शेल गैस की एक्सप्लोरेशन शुरू की है। ठंड लग रही है?
और यहाँ से कर दो डायरेक्ट। रुका जाएगा ये। हो गया, रहने दो। नेक्स्ट, अभी आप डायग्राम बना लो इनके, सैंडस्टोन ये सब। सो पहले आप सिंपल ऐसे बनाइए, देन देयर इज मींस दीज आर द इंटरनल पार्ट्स। देखिए डायग्राम तो ऐसे ही बनेगी, पिक्चर आपको मैं सारी दिखा सकता हूँ, बट डायग्राम आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। सो दिस इज अ टाइप ऑफ सैंडस्टोन, मींस यहाँ पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये वाइडली स्पेस्ड है, एक दूसरे से अलग अलग है। सो सैंडस्टोन में आप लिखेंगे इट इज परमिएबल, क्या होता है परमिएबल? परमिएबल मींस जहां पे स्पेस है, इंटर स्पेस या फिर इंट्रा पार्टिकल स्पेस है यहाँ पे। सो परमिएबल मींस इसमें लिखिए वाटर कैन पास थ्रू इट। परमिएबल का दूसरा मीनिंग दिस इज पोरस। पोरस मींस होलो। एक और पॉइंट लिख देता हूं, दीज आर मतलब बीच में इसके स्पेस है, दीज आर वाइडली स्पेस्ड पार्टिकल्स। सो वाटर कैन पास थ्रू इट। तो इसमें इंट्रा पार्टिकल्स मींस इनमें जो पार्टिकल्स है उनके बीच में देयर इज अ स्पेस, दीज आर वाइडली स्पेस्ड मींस दिस इज पोरस, परमिएबल या फिर होलो, मतलब बीच से ये खोखला है। सिंपल मीनिंग हिंदी में दैट इज ये अंदर से खोखला होता है। सो इसमें से पानी क्रॉस कर सकता है, मींस देयर इज अ गैप। ये एग्जांपल्स चल रहे हैं आपके, राइट, सेडिमेंट्री रॉक्स के, और वो भी फिजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है क्ले। नेक्स्ट इज क्ले। तो यहां पे आपने पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक बनाने हैं। तो इसको पूरा फिल कर देना है अपने पार्टिकल से, क्योंकि पेन पेपर इससे आपको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा और कोई इसका अल्टरनेटिव है नहीं। और पेन आपने सिर्फ एक ब्लैक और ब्लू यूज करना है। स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ दो ही पेन यूज करने के लिए अलाउड हैं, दैट इज ब्लैक एंड ब्लू। डो नॉट यूज ग्रीन पेन, रेड पेन, येलो। कोई स्केच भी नहीं यूज करना फालतू का, ठीक है? क्यों? क्योंकि ग्रीन पेन मिलेगा जब एसडीएम लगेंगे या फिर ए क्लास ऑफिसर बनेंगे, और रेड कलर यूज करता है सिर्फ टीचर। तो आप जो है वहां पे रेड कलर यूज करेंगे तो भी उनको गुस्सा आएगा, ग्रीन कलर यूज करेंगे तो बोलेंगे पहले ही तहसीलदार बना बैठा है, या फिर उनको ये लगेगा कि कोई तहसीलदार ही आईएएस का पेपर देने आया मेंस। तो इसलिए ज्यादा शान पट्टी नहीं करनी है, जो पेन दे रखे हैं वही लिखना है, क्योंकि ये आपके लिए फिर बाद में आपके मार्क्स के ऊपर इसका पूरा का पूरा फर्क पड़ेगा। वो चमकीले कलर भी नहीं लेके जाने हैं, गर्ल्स को होती है वो स्पार्कल पेन यूज करती है ना, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू, मतलब वो एक टाइप से ऑफिशियल आप लिख रहे हैं ना एज अ स्टूडेंट। सो जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर भी बन रखे हैं, जो आईपीएस हैं ऑलरेडी, और बोल रहे हैं कि नहीं मजा नहीं आ रहा आईएएस बनना है, तो वो भी नहीं यूज करते वैसा पेन, वो भी ब्लैक एंड ब्लू। सो दिस इज क्ले, दिस इज सेमी परमिएबल। चिकनी मिट्टी जो होती है ना, उसमें पानी डालेंगे तो वो थोड़ा सा उसको सोख भी लेती है, बट सेमी परमिएबल है, पूरा का पूरा पानी क्रॉस नहीं कर सकता। दिस इज सेमी परमिएबल एंड पोरस। पोरस भी है बट दिस इज सेमी परमिएबल, मींस पूरा का पूरा पानी इसमें से क्रॉस नहीं कर पाएगा। सैंडस्टोन का सिंपल एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप ईंटें देखते हैं, ईंटें घर में कभी कंस्ट्रक्शन चल रहा तो क्या करते हैं, लेबरर्स ईंट लेते हैं, गर्मियों के समय में उसको पानी में डाल देते हैं, तो पानी सोख लेते हैं ईंट, फिर थोड़ी हैवी हो जाती है ना। तो आपका जो सैंडस्टोन है वो भी वैसा ही है, वो ज्यादा से ज्यादा पानी को सोख लेता है, मींस उसमें से पानी क्रॉस कर सकता है। सो दिस इज परमिएबल, ऐसा नहीं कि पानी आर पार हो जाएगा, बट दिस इज सेमी परमिएबल। पोरस है मतलब अंदर कुछ ना कुछ देयर इज अ वाइडली स्पेस पार्टिकल जिसमें से ये पानी जो है अंदर एंटर कर जा रहा है। अब ये क्ले है, जैसे सेमी परमिएबल, इसमें पानी जाएगा बट प्रॉपर्ली उतना ज्यादा पानी ये सोख नहीं सकती, मतलब उतना पानी ये अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकता। टेस्ट में सर तो रेड पेन यूज करती हूँ।
मैम आप अगर टीचर हैं अच्छी बात है, बट आप रेड पेन कम यूज करिए। मैं खुद नहीं रेड पेन यूज करता, मैं ज्यादा ब्लैक पेन यूज करता हूँ। ब्लू पेन भी कम यूज करते हैं क्योंकि ब्लू पेन सारे यूज कर रहे हैं, मजा नहीं आता। तो अगर आप रेफर कर रहे हैं तो ज्यादातर ब्लैक पेन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ब्लैक ज्यादा यूज करता हूँ, रेड भी लिख सकता हूँ, बट रेड में मजा नहीं आता। सो ब्लू एंड ओनली ब्लैक, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑप्शन है बट उसमें फिर आपका लॉस है, सारे मार्क्स काट लेंगे वो। थर्ड इज शेल। तो दिस इज अ गैस, तो गैस का कोई पिक्चर नहीं बनाया जा सकता। सो शेल गैस या शेल। एंड लास्ट क्या था आपके पास? लॉइस। लॉइस में सिंपल एक पॉइंट लिखिए, इट इज रिच इन लाइम। रिच इन लाइम मीन्स इसमें चूना भरपूर पाया जाता है। हाँ, सीमेंट के लिए भी इसी लाइम को हम वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो इट इज रिच इन लाइम। So this is physically formed sedimentary rocks. शेल जो है, यहाँ पे गैस में लिखिए इसको, आप शेल को सिर्फ शेल ही लिखिए। शेल एक टाइप से टाइप ऑफ रॉक है और इसी रॉक के बीच में शेल गैस पाई जाती है। So it is a rock. अब ऐसे आपने एक एरो बनाना है और इसमें लिखना है साइज ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहे हैं, देयर इज अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले बड़े पार्टिकल्स थे, वाइडली स्पेस थे, फिर और छोटे हुए, फिर शेल के पास लॉइस, और लॉइस इज रिच इन लाइम। अब लॉइस के बारे में आपने लिखना है क्योंकि एक बार पूछ लिया था एग्जामिनर ने थोड़ा सा ओवर चालाक बनकर। अब आपसे पूछा जाए कि क्या है लॉइस, तो लॉइस में सिंपल लिखना है, ये सेडिमेंटरी रॉक है, रिच इन लाइम, राइट, और इजीली इरोड हो जाती है। सो आपने लॉइस का आपने एक हेडिंग डालना है, और हेडिंग का कोई नंबर नहीं डालेंगे। जहां पे आपके पास अलग से कोई टॉपिक आ रहा है तो सिंपल लॉइस लिखिए एंड देन हैशटैग लगा दीजिए, जस्ट फॉर दी नोट्स थिंग। नोट्स के लिए आप यहाँ पे हैशटैग लगाएंगे। एग्जाम में हैशटैग गोला बारूद, या फिर आपके जो ट्रायंगल होते हैं, फिर एरोज होते हैं, जैसे कि ये एरो हो गया, फिर कई ऐसे बनाते हैं, फिर कईयों को ऐसी आदत होती है, फिर ये, फिर गोला, ये सब नहीं। ये सारे के सारे कंप्यूटर मेड चीजें हैं, यहां यूज नहीं होंगी। लॉइस में लिखिए, इट इज अ वेरी फाइन सेडिमेंट्री रॉक विच इज रिच इन लाइम। It is a very fine sedimentary rock which is rich in lime. तो बहुत ही महीन या फिर बहुत ही स्मॉल, वेरी फाइन का मतलब ये होता है महीन। महीन मीन्स बहुत ही स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स है इसमें। सो इट इज वेरी फाइन सेडिमेंट्री रॉक विच इज रिच इन लाइम एंड येलोइश इन कलर। येलोइश इन कलर, तो इसका कलर येलोइश है। सो इट इज येलोइश इन कलर, जैसा कि आपने उसमें पिक्चर में देखा। सो इट इज येलोइश इन कलर। सो एक बहुत ही महीन सेडिमेंट्री रॉक जो कि चूना पत्थर से या फिर चूने से समृद्ध होती है, उसको आप कहते हैं लॉइस, और इसका कलर येलोइश रहता है। और देखिए, इट इज अ वेरी वीक रॉक एंड इट इज इजिली इरोडेड। इट इज अ वेरी वीक rock and hence easily eroded। तो ये बहुत ही कमजोर चट्टान है जिसका इजीली इरोजन करना, इजीली इरोजन होना एक प्रॉपर्टी है। सो इट इज अ वेरी वीक रॉक एंड इजीली इरोडेड। राइट, फुल स्टॉप। Winds carry large amount of loess। इतनी ज्यादा महीन है कि हवा से ही उड़ जाता है। Winds carry large amount of loess and deposits them
winds carry large amount of loess and deposits them in the surrounding regions. Winds carry large amount of loess with them and deposits it in the surrounding regions. तो ये हवा के फ्लो से भी इजीली इरोड हो जाता है. So this is a very या फिर extremely weak rock. Full stop. सो रिवर से भी इरोड हो जाती है, शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्सेज से भी, एंड आगे चल के बैड लैंड टोपोग्राफी का कारण बनती है. लिखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. पैराग्राफ चेंज करिए. लॉइस बीइंग वेरी वीक रॉक, लॉइस being very weak rock, Loess being very weak rock and high porosity, मतलब दिस इज porous, खोखली है, मीन्स इसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टेड नहीं है. सो Loess being weak rock, having high porosity, it is eroded by rivers. It is eroded by rivers and hence regions having loess deposits are known for shifting of river courses or bad land topography. ब्रैकेट में लिखिए रेवाइंस. ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो लॉइस है ये बहुत ज्यादा वीक रॉक है, ये इजीली इरोड हो जाती है और काफी ज्यादा पोरस है. सो कई बार विंड इसको डिपॉजिट कर देती है नियर बाय के रीजन में, सराउंडिंग रीजन्स में, और कई बार जब ये इसका इरोजन होता है रिवर्स के दौरान, रिवर्स के साथ, तो ये शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्सेज मींस रिवर जो है अपना रास्ता बदल रही है. दैट इज शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्सेज का मतलब है कि रिवर, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एरिया, यहां ए पॉइंट से रिवर का फ्लो था एंड इट इज फ्लोइंग इन दी बी पॉइंट, बट क्योंकि ये जो एरिया है पूरा का पूरा, दिस इज फेड बाय लॉइस, इस पूरे एरिया में लॉइस अवेलेबल है. तो जब भी यहाँ पे नेक्स्ट टाइम रिवर का फ्लो ज्यादा होगा तो रिवर जो अपना रास्ता बदल लेती है. सो दिस इज शिफ्टिंग ऑफ द रिवर चैनल्स. अब रिवर क्या करेगी, इस पूरे के पूरे एरिया को फिल कर देगी वाटर के साथ. सो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये दिस कम्स अंडर द एक्शन ऑफ रिवर. और इस एरिया में जो बाकी एक्टिविटीज थी, एग्रीकल्चर है, चाहे कोई रेजिडेंशियल एरिया, पूरा का पूरा खराब हो जाता है. सो ज्यादातर ये शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है. और दूसरा हमने कहा कि बैड लैंड टोपोग्राफी, तो इससे बैड लैंड टोपोग्राफी भी बनती है. मींस ऐसा एरिया जिसे आप कह सकते हैं कि उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, मींस जहां पे रेवाइंस है, जहां पे बीहड़ है, जैसे कि चंबल में है बीहड़. रेवाइन एरिया में एग्रीकल्चर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नॉट पॉसिबल. सो ये टाइप से बेकार एरिया होता है, तो इसलिए इसको बैड लैंड कह रहे हैं. मतलब ऐसा लैंड जहां पे टोपोग्राफी बहुत ज्यादा बैड है, उस टोपोग्राफी में कोई भी प्रोजेक्ट चलाना या कोई एग्रीकल्चर करना, दैट इज नॉट पॉसिबल. और यहाँ पे जो लोग होते हैं ज्यादातर फिर उनको लूट पाटी करनी पड़ती है. सो रेवाइन, दिस इज रेवाइन.
मीन्स कहीं पे प्लेन एरिया है, फिर खाई है, फिर पहाड़ी है. सो दीज आर दी रेवाइन जहाँ पे बहुत मुश्किल है एग्रीकल्चर या कुछ एक्टिविटी करना. सो चंबल रेवाइन देखते हैं. चंबल के डाकू क्यों फेमस थे? बिकॉज वहां पे रेवाइन्स है उस एरिया में. अब उस एरिया में वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, राइट? वो एग्रीकल्चरली उतने ज्यादा समृद्ध नहीं है, तो उनको एक ही ऑप्शन है कि वो लूटपाट करे और अपना गुजारा करे. दिस इज चंबल. तो रिवर चंबल जो है दैट इज ऑल्सो फेमस फॉर मेकिंग रेवाइन. सो ये देखिए कितना ओवर खावड़ एरिया है. इस एरिया में कैसे एग्रीकल्चर करेगा कोई? और दूसरा, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हो सकता. ऐसे एरिया में रोड्स बनाएंगे वो भी बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग टास्क है. मीन्स ये पूरा का पूरा एरिया ही ऐसा जहाँ पे एग्रीकल्चर या कोई भी अदर एक्टिविटी, एक कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. So these are the ravines, right? So this is badland topography. और ये है किससे? लॉइस से बने हुए. ये पहाड़ जो है पूरे पूरे लॉइस से बने हुए. So this is badland topography. एग्जाम्पल लिखिए आप, एग्जाम्पल इसके लॉइस के या फिर बैडलैंड टोपोग्राफी के रीजन. हाँ जी, पूछो. क्या नाम था उस पिक्चर का? फूलन देवी. फूलन देवी पिक्चर देखे हो आप? कहाँ देखते पुरानी फिल्म में? फूलन देवी वॉज अ MP, है ना? एट्रोसिटीज हुई थी उसके ऊपर बहुत सारी. सो उस पूरी पिक्चर में जो शूटिंग है ना पूरी की पूरी, वो रेवाइन्स में ही है. जैसे वो आपने पिक्चर देखी, शोले तो देखी है आपने? कितने आदमी थे, तो जहाँ पे वो ठाकुर साहब खड़े हैं और आपका सांभा एंड वो जो मेन कैरेक्टर है, जो विलेन खड़ा है, वो पूरा एरिया वो भी एक आपका रेवाइन एरिया है. जहाँ पे एकदम से सांभा, और इस सांभा कहाँ, और सांभा ऊपर पहाड़ में खड़ा है, थोड़ा सा मतलब रेवाइन जैसे एरिया में खड़ा है, तो वही एक रेवाइन एरिया है. तो उसको भी बीहड़ क्षेत्र कहते हैं क्योंकि उस टाइम से फेमस है, राइट? जैसे नक्सलाइट्स हैं, वैसे ही यहाँ पे पहले चंबल में लोग डाकू थे, वो ट्रेन लूटते थे, राइट? उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था सोर्स ऑफ लिविंग के लिए. तो चंबल डाकू बहुत फेमस है. लेटर ऑन उनको मेन मुख्य धारा में लेके आए, क्योंकि पहले लोग उधर ध्यान नहीं दे रहे थे, गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही थी. जब बहुत इंसिडेंसेस होने लग गए तो बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम्हें हथियार ही चलाना है तो पुलिस में भर्ती हो जाओ या आर्मी में भर्ती हो जाओ. फिर लेटर ऑन उनको मुख्य धारा में, जैसे आप कहते हैं मेन स्ट्रीम में लेके आए कि भर्ती हो जाओ, कुछ देश के लिए कुछ अच्छा करो, लोगों को लूटो मत. सो सर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सरेंडर भी किया है. सो दिस इज लॉइस. लॉइस का पहला एग्जांपल इज येलो रिवर रीजन ऑफ चाइना. बैडलैंड टोपोग्राफी के एग्जांपल्स हैं. सो एग्जांपल नंबर 1 इज येलो रिवर रीजन ऑफ चाइना. PDF थी मेरे पास, पता नहीं कहां गया वो PDF. एक वर्ड रह गया ओनली. Winds carry large amount of loess and deposit them in the surrounding regions. Full stop. Loess being a weak rock. Loess being a weak rock, and hence it is easily eroded. And hence it is easily eroded. Full stop. Winds carry large amount of loess. Winds carry large amount of loess and deposit them in the surrounding regions. Deposit them in the surrounding regions. Full stop. Loess being weak rock. Loess being weak rock and having high porosity. High porosity. It is easily eroded by the rivers. It is easily eroded by the rivers, and hence the regions having loess deposits
regions having Loess deposits is famous for shifting of river courses and bad land topography. इसका एग्जाम्पल फर्स्ट इज येलो रिवर रीजन ऑफ चाइना. इसमें लिखिए in this region there is large deposits of loess. In this region there is large deposits of loess from large in this region there is large deposits of loess from surrounding region that is Gobi desert. सो ये जो आपका येलो रिवर रीजन है, यहाँ पे देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ लॉइस. यहाँ पे बहुत सारा जो है लॉइस का आपको डिपॉजिट देखने को मिलेगा, जमाव देखने को मिलेगा. क्योंकि इसके सराउंडिंग रीजन में देयर इज अ डेजर्ट जिसका नाम है गोबी डेजर्ट. तो वहां से ये जो आपकी लॉइस है वो थ्रू द एक्सटर्नल एजेंट्स या फिर विंड के कारण उड़कर आ जाती है. सो इन दिस रीजन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ लॉइस फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन दैट इज गोबी डेजर्ट रीजन and deposited in the Hwanghu river and deposited in the Hwanghu region. तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट जो है आपके लॉइस का जो कि गोबी डेजर्ट से आ रही है, ये एक्सटर्नल एजेंट ऑफ इरोजन के कारण डिपॉजिट हो जाती है हवांगहू रिवर रीजन में. हवांगहू रिवर रीजन, रिवर नहीं लिखा आपने ना इसको, हवांगहू रिवर रीजन फुल स्टॉप. therefore river हवांगहू is famous for river हवांगहू is famous for massive flooding. Therefore river Hwangho is famous for massive flooding, shifting of river courses and hence it is known as sorrow of China. तो इसको चाइना का शॉक भी माना जाता है क्योंकि ये पूरे के पूरे रीजन को तबाह कर देती है. सो दिस इज रिवर हवांगो विच इज फेमस फॉर मैसिव फ्लडिंग एंड ये ज्यादा से ज्यादा अपना रास्ता चेंज करती है हर साल. इसका जो रिवर कोर्स है वो चेंज होता है एंड इसीलिए इसको सौर ऑफ चाइना कहते हैं. सौर ऑफ बिहार इज कौन सी कोसी रिवर. सौर ऑफ बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र हर साल रिवर कोर्स चेंज करती है. ब्रह्मपुत्र के रीजन के नियर बाय, उस रिवर बैंक के नियर बाय जितने भी हाउसेज हैं वो पक्का मकान नहीं बनाते. जैसे यहाँ पे पक्के मकान बनाते हैं ना सीमेंटेड कंक्रीट के साथ, वहां पे वो टेम्परेरी मकान बनाते हैं. तो मान लीजिए आज जहाँ पे खेत है अगले साल वहां पे नदी होगी और जहाँ पे नदी है वहां पे खेत होगा. तो एवरी ईयर उनका ये फिनोमिना चलता है. बीबीसी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है वो देखिए आप, और बहुत लार्ज एरिया उनका बर्बाद हो जाता है. तो जैसे आपने वो बड़ी देखी होगी पिक्चर, सैम बहादुर वगैरह पिक्चर बनाई है, उसमें बता नहीं रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने कहा कि सैम बहादुर तुम बहादुर हो जाओ, हमारे लिए बांग्लादेश में
जो लिबरेशन आर्मी है वहां की, क्या नाम था, मुक्ति वाहिनी, उनके साथ काम करो और जो बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है उसको रोको। तो सैम बहादुर सीधा मना करता है कि मैडम प्राइम मिनिस्टर या मैडम सर, आपको जो है पता नहीं है वहां की ज्योग्राफी, अभी वॉर नहीं कर सकते। वो कहती अभी अटैक कर दो। उसने कहा कि 4 महीने बरसात चलनी है और उस बरसात में अटैक करना मतलब वॉर जो है दिल से नहीं दिमाग से लड़ी जाती है। तो उसने मना कर दिया कि अभी ब्रह्मपुत्र उफान पे है, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं सब परेशान हो जाएंगे क्योंकि बाढ़ बहुत आती है। तो उन्होंने बोला कि 4 महीने रुको, जैसे ही मौसम सही होगा फिर हम अटैक करेंगे। सो ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो फेमस फॉर शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्सेज। जैसे आपने कहा कि देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्स, उससे ऑक्सबो लेक बनेगी और बाद में देखेंगे आप कि ऑक्सबो बनती है या दूसरी, क्योंकि ये अभी मैच्योर आपके स्टेज पे पहुंच गई हैं, तब ये रिवर कोर्स को चेंज कर रही हैं। जब इसका लास्ट पाथ होता है तो हम देखेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म में, जहां पे रिवर का यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड ही जाता है, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। सो हवांग हो रिवर, ये बहुत ज्यादा फ्लडिंग करती है। शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्सेज इसका एक फिनोमिना है, दैट इज वाई इसे चाइना का शोक या सोरो माना जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, लॉइस का ही या फिर बैडलैंड टोपोग्राफी का ही। एग्जाम्पल सेकंड, लिमोन, LIMON, लिमोन रीजन ऑफ फ्रांस, लिमोन रीजन ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के लिमोन क्षेत्र में भी ये एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, एडोब रीजन ऑफ यूएसए। एडोबी, जैसे आप कहते हैं एडोब PDF के लिए यूज करते हैं, एडोबी रीजन ऑफ यूएसए। बहुत जरूरी है ये एडोब एक्रोबैट, है ना, जहां पे ये PDF ओपन करने के लिए, PDF में कुछ एक चेंजेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर को। सो दीज आर द रीजंस जहां पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रिवर चैनल्स या शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्सेज, या फिर जिसे आप कह सकते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी, राइट। सेकेंड टाइप जो है आपकी, डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दैट इज केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो पहले जो आपने सारे की सारी पार्ट्स देखे, दैट वाज फिजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अभी जो है दैट इज केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। पहले आपने देखा कि जो आपकी ओरिजिनल रॉक है उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है एग्जिस्टिंग रॉक का, या फिर उसका मैकेनिकल फोर्स के कारण जो है डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। बट केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स में डिसइंटीग्रेशन ना होकर दिस इज डीकंपोजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉक्स। तो पहले से जो यहाँ पे रॉक्स अवेलेबल है वहां पे ये डीकंपोज होना शुरू कर देंगी। मींस इसमें केमिकल जो एक्टिविटीज हैं वो इसको कहीं ना कहीं एक टाइप से डीकंपोज करेंगे। डीकंपोज का मीनिंग समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल बताइए, समझते हैं? तो बताइए, एग्जाम्पल दीजिए, किसी चीज को डीकंपोज करना है। बैक्टीरियल तो बायोलॉजिकल में आएगा। इसमें फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं लॉइस की, है ना। आपने एक चूना पत्थर उठाया, है ना, उस चूने पत्थर को आपने पानी में डाल दिया। पहले तो वो हार्ड रॉक था, बट जैसे पानी में डाला वो पूरा का पूरा व्हाइट कलर का हो गया। जैसे घरों में भी आप चूना यूज करते हैं ना, सो उस चूने को जब आपने पानी में डाला, जैसे पत्थर की फॉर्म में होता है, वो हार्ड होता है। जब उसमें सीलन लग जाए और थोड़ा सा हीट हो जाए तो फिर वो हार्ड हो जाता है। जैसे आप पानी में डालते हैं, पूरा का पूरे पानी में वो व्हाइट कलर का पिघल जाता है। मींस डीकंपोज हो चुका, टोटली सॉल्यूबल हो चुका वाटर में, दैट इज डीकंपोजिशन। और डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि बड़ा पत्थर है, उसको आपने हथौड़ा मारा और उसके छोटे छोटे पेबल्स बन गए, दैट इज डिसइंटीग्रेशन। तो डीकंपोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन में फर्क है। सो इन दिस प्रोसेस ओरिजिनल रॉक मतलब पेरेंट रॉक, ओरिजिनल रॉक और पेरेंट रॉक
एक और एग्जिस्टिंग रॉक, तो सेम ही बात है, चाहे एग्जिस्टिंग रॉक की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल रॉक की बात कर रहे हैं, या फिर पेरेंट रॉक की बात कर रहे हैं, मींस दैट इज आपका इग्नियस रॉक. सो इन दिस प्रोसेस ओरिजिनल रॉक और पेरेंट रॉक और एग्जिस्टिंग रॉक is formed by, not formed by, is being decomposed. Original rock, parent rock और existing rock is being decomposed, मतलब इसका decomposition होगा, decomposed, is being decomposed, full stop. The minerals which are soluble, the minerals which are soluble in water, the minerals which are soluble the minerals which are soluble, ऐसे मिनरल जो कि soluble है, मींस जो कि पानी में घुलनशील है, घुल सकते हैं, मिल सकते हैं, सोल्यूब हो सकते हैं. सो मिनरल्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कैरिड बाय द मिनरल्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर आर कैरिड बाय द वाटर, are carried by the water and deposited in some other place, and deposited in and are deposited in some other place. So ऐसे minerals जो कि पानी के साथ soluble हैं, अब पानी उनको बहाकर या फिर कैरी करके लेके जाता है एंड उसे डिपॉजिट कर देता है at some other place, at some other place to form chemically formed sedimentary rock, to form chemically formed sedimentary rocks. Chemically formed sedimentary rocks. फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज करिए, फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज करिए, फिर लिखिए द केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू, द केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू, chemically formed sedimentary rocks are formed due to either by the process of chemically formed sedimentary rocks are formed due to either by the process of पॉइंट नंबर ए शुरू करिए, ईदर बाय द प्रोसेस ऑफ, पॉइंट नंबर ए दैट इज सॉल्यूशन. पॉइंट नंबर ए पे लिखिए सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मींस, इसमें लिखिए सॉल्यूशन में वन लाइनर, मींस मिनरल डिसॉल्व इन वाटर, मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर. सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऐसे मिनरल्स जो कि पानी में टोटली डिसॉल्व्ड है. एग्जाम्पल लिखिए इसका, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटाश, ये टोटली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में. NaCl, पोटाश. सेकंड जो प्रोसेस है जिससे ये बनते हैं डीकंपोजिशन से, दैट इज सॉल्यूशन के बाद कार्बोनेशन. सेकंड लिखिए कार्बोनेशन. कार्बोनेशन second process by which these are formed due to decomposition is carbonation.
अब कार्बोनेशन में लिखिए, इट इज द प्रोसेस, कार्बोनेशन इज द प्रोसेस which occurs in, carbonation is the process which occurs in, carbonation is the process which occurs in calcium rich rocks. तो carbonation is the process which occurs in calcium rich rocks, full stop के बाद लिखिए, atmospheric carbon dioxide reacts with water, atmospheric carbon dioxide reacts with water. Atmospheric carbon dioxide reacts with water, forming weak carbonic acid, forming weak carbonic acid, which then बनाते हैं इसको बाद में, which then dissolves calcium rich rocks, or sediments, example is limestone, and gypsum, that is plaster of Paris. Example is limestone and gypsum. So these are formed due to carbonation process. पढ़ा है आपने कार्बोनेशन. फॉर एग्जाम्पल क्या किया आपने, चूना लिया, पानी में डाल दिया, अब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे चूना आप डालते हैं पानी में तो बुलबुले उठना शुरू हो जाते हैं, है ना. वो आपने प्रोसेस पढ़ा है 6-7 क्लास में, जो आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं वहां पे आपको केमिस्ट्री वाली मैडम पढ़ाती हैं. अब उसको पता जिसने घर में सफेदी की होगी खुद, है ना, चूना पा के सफेदी दे रहे हैं खुद ही, तो उसको मालूम होगी ये चीज कि कैसे कार्बोनिक एसिड, और आवाज भी करता है कुछ अजीब सी, मतलब गैस जब इवॉल्व होती है. सो दिस इज आपका, और सॉरी लास्ट पॉइंट एक और भी है, थर्ड, केमिकली फॉर्म में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है ना, पहला है सॉल्यूशन, दूसरा है कार्बोनेशन, एंड तीसरा आपके पास है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन आपको पता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. बहुत रट्टा मारा है आपने ये. सो ऑक्सीडेशन लिखिए, इट अकर्स इन आयरन रिच रॉक्स. तो ऐसी रॉक जो कि आयरन से रिच है, आयरन से भरपूर है, वहां पे ये होता है. सो इट अकर्स इन आयरन रिच रॉक, फुल स्टॉप. These rocks undergo rusting. तो यहां पे जंग लग जाता है लोहे पे. So these rocks undergo rusting, especially in tropical and subtropical region. These rocks undergo rusting, especially in tropical and subtropical region. तो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल, सबट्रॉपिकल, क्या है, सबट्रॉपिकल. सो यहाँ पे रस्टिंग के इवेंट बहुत ज्यादा होते हैं. इसलिए क्या करना चाहिए आपको, पेंट कर देना चाहिए लोहे पे, ताकि रेडिश ब्राउन कलर जो है रस्ट का वो ना आए, है ना. उसको रस्ट कलर का भी कपड़े आते हैं, गर्ल्स को पता है, रस्ट कलर का लहंगा, तो रस्ट कलर. एग्जाम्पल लिखिए, कॉमन टाइप ऑफ प्रोसेस इन इंडिया. सो एक सामान्य घटना है जो कि भारत में घटित होती है हर साल,
जहाँ पे रस्टिंग आप देखते हैं, बरसातों में देखिएगा रस्टिंग शुरू हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। सो नेक्स्ट करेंगे आप बायोलॉजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आफ्टर द ब्रेक। सो ऑनलाइन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 12 बजे। हाँ